नमस्कार। आज मैं आपको पूरा का पूरा कोरोना का खेल, अमेरिका, चाइना, WHO ये सारों ने कैसे भूमिका बनाते हैं, कैसे अखबारों में खबरें छपती हैं, कैसे फंडिंग होती है बड़े बड़े चैनल्स को और कैसे पूरा का पूरा गेम रचा जाता है। सबसे पहले आपको समझ आना चाहिए कि ये गेम कैसे खेला जाता है और कौन इसका खिलाने वाला होता है। मैं आपसे छोटे छोटे 3 सवाल पूछता हूं। जो भी लोग क्रिकेट का सट्टा लगाते हैं तो सट्टा लगाने वाला जीतता है या सट्टा खिलाने वाला जीतता है? तो जवाब आपको मालूम है। ऐसे ही जो भी व्यक्ति लॉटरी खरीदता है तो हर व्यक्ति लॉटरी खरीदता है, लेकिन जो लॉटरी खिलाता है फायदा उसको होता है। तो भारत में क्रिकेट का सट्टा, लॉटरी का सट्टा, ऐसे कई सारे और तरह के सट्टे चलते हैं। अब एक बात बताओ, क्रिकेट का मैच अंदर हो रहा है एक ग्राउंड के और बाहर 1 लाख लोग बैठे हैं। अब विराट कोहली ने चौका मारा, छक्का मारा या 1 रन लिया, बाहर बैठे बैठे अपने आप लोग बोलते रहते हैं इसको ना इस बॉल पे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, इस बॉल पे ना इसको भाग के रन लेना चाहिए था, इस पे ना इसने गलत शॉट खेल दिया। अरे भैया तुम थोड़ी खेल रहे हो अंदर। लेकिन हमारी आदत है हम बाहर बैठ के कमेंट्री करते हैं। तो इस वक्त पूरे देश में रोजाना अखबारों में नई नई खबरें छप रही हैं। रोजाना कोई नया पूरा का पूरा खुलासा हो रहा है। कोई न्यूज चैनल कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। एक दिन बोलते हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन अच्छी है, फिर बोलते हैं खराब है। एक दिन बोलते हैं रेमडेसिविर अच्छी है, फिर बोलते हैं खराब है। तो ये वैसे सारी नॉलेज अगर आपको चाहिए पूरे कोरोना की, तो मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक चैनल पे पूरी सीरीज शुरू की है। चाइना, WHO, USA का षड्यंत्र पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूरे पार्ट्स बनाए हैं, जिसमें मैंने पूरा खेल समझाया है। और आज मैं आपको एक नए तरीके से पूरा का पूरा खेल रचा हुआ दिखा रहा हूं भाई राजीव दीक्षित जी की जुबानी। एक वीडियो देखते हैं। यह वीडियो सन 2005 में रिकॉर्ड की गई 1 जनवरी को, और भाई राजीव दीक्षित ने उस टाइम जो कहा, एक एक शब्द ध्यान से सुनना है आपने, एक एक शब्द। फिर बोल रहा हूं ये वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो अभी देखोगे ना, ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको पूरे विश्व में चल रहा खेल समझ आएगा कि कैसे वैक्सीन निकालने के नाम पे, वैक्सीन लगाने के नाम पे सालों से धंधा चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए की कमाई चल रही है, और कैसे अंग्रेज जाने के बाद भी भारत आज भी उस अंग्रेजी पद्धति का या अंग्रेजी मानसिकता का गुलाम है। कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ाई हो या MBBS की पढ़ाई हो, सब उसी मानसिकता के तहत हम लोगों को आज भी अस्पष्ट रूप से इनडायरेक्टली गुलाम ही बनाकर रखा गया है। तो पहले भाई राजीव दीक्षित की वीडियो देखते हैं। यह वीडियो लगभग 12 मिनट की है। पूरी देखना, पूरी लास्ट तक एक एक चीज देखना, आपको पूरा खेल समझ आएगा कि कैसे पहले लड़ाई का, युद्ध का व्यापार होता था। अब युद्ध का व्यापार तो अब रहा नहीं, युद्ध आजकल दुनिया लड़ेगी नहीं, तो कैसे उस व्यापार को अब दवाइयों की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया, को सब समझ आएगा। तो देखते हैं ये वीडियो। 50 साल पहले का यूरोप का अध्ययन अगर आप करें और अमेरिका का अध्ययन करें तो पिछले 50 साल में यूरोप और अमेरिका की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आमदनी हजारों गुनी बढ़ी है, सिर्फ इन युद्धों के होने से, क्योंकि उनको भयंकर हथियार बेचने के रास्ते खुल गए हैं। तो इस तरह से दुनिया चल रही है। और ये युद्ध किस तरह से किए जाते हैं या करवाए जाते हैं, एक छोटा उदाहरण आपको देता हूं। आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा कि हथियार बेचने के लिए क्या क्या किया जाता है दुनिया में। 1989 में 1979 में अमेरिका का एक अखबार है, उसका नाम है वॉशिंगटन पोस्ट। उसमें एक न्यूज आई, खबर आई जुलाई के महीने में, 16 तारीख को, 16 जुलाई 1989 को, 16 जुलाई 1979 को अमेरिका का बहुत बड़े पैमाने पर बिकने वाला अखबार वॉशिंगटन पोस्ट, उसके फ्रंट पेज पे मुख्य पृष्ठ पे एक खबर छपी। खबर ये थी कि इराक और ईरान नाम के 2 देश, पड़ोसी देश, इनके बीच में एक क्षेत्र है, 2 देशों के बीच में एक क्षेत्र है, उसको अरबी भाषा में शत अल अरब कहते हैं।
तो शत अल अरब नाम का जो क्षेत्र है ईरान और इराक के बीच में, इसमें भयंकर मात्रा में तेल छुपा हुआ है। ये खबर वॉशिंगटन पोस्ट के फ्रंट पेज पर छप गई। अब ये खबर जब छपी तो दोनों देशों की सरकार के कान खड़े हो गए और उन्होंने देखना शुरू किया कि ये जो शत अल अरब नाम का क्षेत्र है इसमें इतना अधिक तेल है। और खबर जब छपी तो उसमें रेफरेंस दिया गया कि अमेरिका के जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में घूम रहे हैं उनसे मिली जानकारी के अनुसार, तो और ज्यादा विश्वास हो गया। इसमें अविश्वास का कोई कारण ही नहीं। तो ईरान और इराक दोनों देशों की सरकार के कान खड़े हुए और दोनों देशों ने यह कहना शुरू किया कि ये जो शत अल अरब है जहां पर ज्यादा मात्रा में तेल छुपा हुआ है ये हमारा है। दोनों ने क्लेम करना शुरू किया। ईरान ने क्लेम किया, इराक ने क्लेम किया। जब दोनों देशों ने एक ही क्षेत्र पर अधिकार जताना शुरू किया तो झगड़ा होना स्वाभाविक था। तो इनका झगड़ा यूनाइटेड नेशन में गया। संयुक्त राष्ट्र तो इसीलिए बनाया गया है, दो देशों के आपस के झगड़ों का निपटारा करने के लिए। लेकिन आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र काम करता है अमेरिका के इशारे पर। पूरी तरह से वो अमेरिका का जेब में रहने वाला संगठन हो गया है। अमेरिका किसी भी देश पर अगर हमला करने का फैसले तो संयुक्त राष्ट्र उसको पलट नहीं सकता, जैसा कि अभी आपने इराक के केस में देखा। इराक के केस में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाई गई रिपोर्ट ये कहती है कि इराक के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। अमेरिका कहता है, संयुक्त राष्ट्र कहता है नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि हम इराक के खिलाफ युद्ध की अनुमति नहीं दे सकते। अमेरिका ने कहा तुम बाजू में बैठो, हम युद्ध शुरू करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के सारे प्रस्तावों का उल्लंघन करके अमेरिका ने युद्ध शुरू किया और संयुक्त राष्ट्र कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र एक ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है, किसी को काट नहीं सकता है, गुर्रा सकता है बस। और अमेरिका की जेब में रहता है संयुक्त राष्ट्र, क्योंकि अमेरिका के द्वारा दिए गए फंड्स पर संयुक्त राष्ट्र की बहुत सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। फंड्स तो दूसरे देश भी देते हैं, लेकिन अमेरिका थोड़ा ज्यादा देता है, इसलिए उसकी बात माननी पड़ती। तो इसी तरह से 1989 में जब यह घटना घटित हुई तो संयुक्त राष्ट्र में मामला गया। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने इसमें कोई फैसला नहीं दिया, लिहाजा दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करने का तय कर लिया। जब फैसला नहीं हो पाया झगड़े का तो ईरान और इराक एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। वही टाइम में सद्दाम हुसैन इराक का प्रेसिडेंट बना और इसको अमेरिका ने प्रेसिडेंट बनवाया, क्योंकि अमेरिका द्वारा समर्थित एक पार्टी है इराक में, उसका नाम है बाथ पार्टी, जिसका वो लीडर था सद्दाम हुसैन। तो बाथ पार्टी को सत्ता में लाने का काम अमेरिका ने करवा दिया। सद्दाम हुसैन को लीडर बनाने का काम अमेरिका ने करा दिया। जिस समय सद्दाम हुसैन लीडर बना इराक का, उस समय ये पढ़ाई करता था, लॉ का स्टूडेंट था, सेकंड ईयर में पढ़ता था बगदाद यूनिवर्सिटी में। अमेरिका से इसकी बहुत नजदीकी रही सद्दाम हुसैन की। तो अमेरिका ने पैसा देकर, समाचारों में काफी कुछ उसके बारे में अच्छी बातें लिखकर लीडर बना दिया और सद्दाम हुसैन लीडर होके प्रेसिडेंट हो गया। प्रेसिडेंट होने के बाद उसने अमेरिका के कहने पर ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। इधर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हथियार बेचना शुरू किया, उधर अमेरिका ने ईरान को भी हथियार बेचना शुरू किया। दोनों देशों ने भरपूर हथियार खरीदे और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किए। 10 साल तक यह युद्ध होता रहा ईरान और इराक का। लाखों लोग इसमें मारे गए और हजारों करोड़ डॉलर के हथियार इसमें खर्च हो गए। 10 साल के बाद फिर क्या हुआ, जब अमेरिका की कंपनियों ने भरपूर हथियार बेच लिए और उनके सारे खजाने खाली हो गए, गोडाउन्स खाली हो गए, तब अमेरिका ने दोनों देशों से कहा कि अब शांति वार्ता करो। 10 साल तक युद्ध कराया, फिर कहा अब शांति वार्ता करो। तो शांति वार्ता कराने के लिए एक विशेष सत्र बुलाया गया यूनाइटेड नेशन का। उसमें दोनों देशों को साथ बिठाया गया और उनको ये कहा गया कि अगर आपके इस क्षेत्र में तेल है तो तेल की खोज कर लो, मिलेगा तो आधा आधा बांट लो। है ना, कितना सरल है। लेकिन 10 साल के बाद जब युद्ध हो गया, हथियार बिक गए, सब कुछ हो गया, खजाने खाली हो गए, तो दोनों देशों को साथ बिठाकर कहा गया कि भाई तेल है तो खोज लो, मिले तो आधा आधा बांट लो, इसमें परेशानी क्या। अब दोनों ही देशों ने यह कहा कि हम तेल की खोज करें तो हमारे पास उतनी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हथियार खरीदने में सारे
पैसे खर्च हो गए दोनों देशों के, जितना भी रिजर्व था खजाना पूरा खाली हो गया, पैसा तो सब अमेरिका पहुंच गया। तो दोनों देशों को अमेरिका ने कहा अच्छा ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है, पैसे हम लगा देते हैं, राइट्स हमको दे दो। तो अमेरिकी कंपनियों को वहां तेल खोजने का पूरा अधिकार मिल गया। अमेरिकी कंपनियों ने उस इलाके में तेल खोजना शुरू किया। 2 साल के बाद अमेरिकी कंपनियों ने कहा कि इस इलाके में कोई तेल नहीं है। अब देखिए, इस इलाके में कोई तेल नहीं है, तो दोनों देश खामोश होकर शांत बैठ गए। 10 साल पहले ये खबर आई थी वॉशिंगटन पोस्ट में कि इसमें भरपूर तेल है। तो इन लोगों ने शिकायत किया वॉशिंगटन पोस्ट के खिलाफ। जब वॉशिंगटन पोस्ट के खिलाफ शिकायत हुआ तो वॉशिंगटन पोस्ट के एडिटर ने क्षमा मांग लिया कि भाई गलत खबर छप गई, माफ कर दीजिए हमको। और अमेरिका ने उसकी पैरवी कर दिया कि हाँ माफ कर दीजिए, कभी गलत खबर छप जाती है। तो कहा गया कि ये खबर तो सैटेलाइट के माध्यम से आई थी, तो सैटेलाइट भी गलती कर सकता है, मशीन है ना, मशीन तो गलती कर ही सकती है, आदमी कर सकता है, आदमी मशीन बनाता है तो मशीन भी गलती कर सकती है। तो लिहाजा वो चैप्टर वहां खत्म हो गया। लेकिन खूबसूरती इस पूरी दुर्घटना की ये रही कि दोनों देश एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए। एक ही कौम को मानने वाले, एक ही मजहब को मानने वाले, एक साथ अल्लाह की प्रार्थना करने वाले लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए, और इतने जान के दुश्मन हो गए कि उनके बंटवारे हो गए और झगड़े शुरू हो गए, वो आज तक रुके नहीं। तो युद्ध कैसे कराया जाता है उसका मैंने आपको एक मिसाल दिया। इसी तरह से वियतनाम में हुआ था, इसी तरह से कोरिया में हुआ था, इसी तरह से लैटिन अमेरिका के चिली, कोस्टा रिका, कोलंबिया जैसे देशों में हुआ था। तो दुनिया के छोटे छोटे ऐसे देशों में जहां पर सरल प्रकृति के लोग रहते हैं, जिनकी प्रकृति बहुत सहज और सरल होने की होती है, उन देशों के नेताओं को बरगलाकर, अधिकारियों को खरीदकर, लोगों का दिमाग बदल के कैसे युद्ध के लिए तैयार किया जाता है, उसके लिए पिछले 50 साल से, 55 साल से, 57 साल से, जबी से माने 1945 से बहुत बड़ा प्रयास यूरोप और अमेरिका के द्वारा हो रहा है। और वो प्रयास ये है कि उनको हथियार बेचने हैं, हथियार बेचकर मुनाफा कमाना है, और मुनाफा कमाकर अपने देश को अमीर और अमीर और अमीर बनाते चले जाना है। ये है 1945 से सन 2004 के बीच में यूरोप के देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई युद्ध नहीं लड़ा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 1945 से सन 2004 के बीच में दुनिया में 345 युद्ध हुए हैं। 345 युद्ध हो चुके हैं। लेटेस्ट युद्ध जो है वो इराक का है। इराक से पहले अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पहले आप जानते हैं कुवैत का, कोरिया का, वियतनाम का, ऐसे चिली का, कोस्टा रिका का, कोलंबिया का, भारत पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, ऐसे कुल मिलाकर अगर सूची बनाई जाए तो 1945 से लेकर सन 2004 के बीच में 345 युद्ध हो चुके हैं। आने वाले समय में और भी होने की तैयारी है। सीरिया में युद्ध हो सकता है, ईरान में हो सकता है, अमेरिका ने घोषित कर दिया है, कोरिया में भी होने की संभावना है। तो युद्ध तो लगातार हो रहे हैं। 1945 के बाद दुनिया में कोई शांति स्थापित नहीं हुई है, काफी युद्ध हो रहे हैं, लेकिन यूरोप की जमीन पर नहीं हो रहे हैं। ध्यान देने की बात यह है। क्यों? क्योंकि यूरोप के देशों ने आपस में समझौता किया हुआ है कि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे नहीं। लेकिन ये जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से दुनिया में युद्ध हो रहे हैं, इन युद्धों में अभी फायदा किसको हो रहा है? अभी फायदा अमेरिका और यूरोप दोनों को बराबर बराबर हो रहा है। 1945 के दूसरे विश्व युद्ध में पूरा फायदा सिर्फ अमेरिका को हुआ। 1945 के बाद जो 345 युद्ध दुनिया में हुए हैं, उसमें फायदा यूरोप को भी हो रहा है, अमेरिका को भी हो रहा है। कैसे हो रहा है? यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां हथियार बना रही हैं और दुनिया के देशों को बेच रही हैं। अमेरिका की भी कंपनियां भी हथियार बना रही हैं, दूसरे देशों को बेच रही हैं। अगर आप ध्यान से अखबार पढ़ते हैं तो 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा, अमेरिका की एक बड़ी कंपनी जो F-16 विमान बनाती है, फाइटर प्लेन, उसने पाकिस्तान को बेचना शुरू किया है। परिणाम क्या निकलेगा? भारत भी वही खरीदेगा।
क्योंकि भारत को पाकिस्तान से डर है, पाकिस्तान को भारत से डर है। तो अमेरिका ने पाकिस्तान को बेचना शुरू किया तो भारत सरकार भी खरीदेगी, थोड़े दिन के बाद पाकिस्तान सरकार और ज्यादा खरीदेगी तो भारत सरकार और ज्यादा खरीदेगी। तो अमेरिका का दोनों देशों में व्यापार चल गया हथियार बेचने का, F-16 प्लेन बेचने का। और F-16 का फाइटर प्लेन कोई कॉलगेट का पेस्ट नहीं है जो 10-20 रुपए में बेचा जाए। ये तो ऐसा फाइटर प्लेन है जो अरबों डॉलर में बिकता है और उसमें मुनाफा हजारों % में होता है। ऐसे ही तरीके से हथियार बेचने के काम किए जाते हैं। एक देश को देना, फिर पड़ोसी देश अपने आप खरीदेगा, उसको देना तो उसका पड़ोसी अपने आप खरीदेगा, फिर उसको देना तो उसका पड़ोसी अपने आप खरीदेगा। तो हथियारों की एक अंधी दौड़ पूरी दुनिया में जो चल रही है दूसरे विश्व युद्ध के बाद, उसका सबसे बड़ा लाभ अमेरिका और यूरोप को हो रहा है। ये लाभ जो है इतना अधिक है कि इन दोनों इलाके में, अमेरिका और यूरोप के इलाके में पिछले 50 साल में अभूतपूर्व समृद्धि आई है। 50 साल पहले का यूरोप का अध्ययन अगर आप करें और अमेरिका का अध्ययन करें तो पिछले 50 साल में यूरोप और अमेरिका की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आमदनी हजारों गुनी बढ़ी है सिर्फ इन युद्धों के होने से, क्योंकि उनको भयंकर हथियार बेचने के रास्ते खुल गए हैं। तो इस तरह से दुनिया चल रही है। और ये युद्ध किस तरह से किए जाते हैं या करवाए जाते हैं, एक छोटा उदाहरण आपको देता हूं। आपको बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा कि हथियार बेचने के लिए क्या क्या किया जाता है दुनिया में। इस वीडियो के अंदर कैसे भाई राजीव दीक्षित ने सन 2005 में ईरान और इराक की लड़ाई कराकर अमेरिका द्वारा हजारों करोड़ कैसे कमाया गया उसकी कंपनियों ने और अमेरिका ने, और कैसे पूरे विश्व पर राज करने की स्कीम चलाई, पूरा खुलासा किया। ऐसे ही सेम इस टाइम पे जो WHO, जिसको कि अमेरिका चलाता है, ये खबर देखिए, अमेरिका ने WHO से अपने हाथ खींच लिए। कुछ दिन पूर्व खबर आई थी कि WHO की फंडिंग अमेरिका ने बंद कर दी। ये सब भी खेल ही है। आप बताइए, जब ये कोरोना काल शुरू हुआ था, डॉलर का रेट क्या था? आप बोलोगे 70 रुपए या 71 रुपए। और पाकिस्तान में क्या रेट है डॉलर का? 140 रुपए के आसपास। आज भारत में डॉलर का रेट है 76 या 77 रुपए। भारत की अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ की है। अगर डॉलर का रेट 6 रुपए बढ़ गया और भारत का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रभावित होने वाला है, तो सोचो 6 रुपए के हिसाब से अरबों खरबों रुपए तो आज फिर अमेरिका ने घर बैठे कमा लिए। और रही बात, आप बोलोगे उसने अपने लोग मरवाए। हाँ, मरवाए। वैसे भी पूरे विश्व में रोजाना 1.5 लाख लोग मरते ही हैं और 3,60,000 बच्चे पैदा होते ही हैं सालों से। ये एवरेज चल रही है। तो अब सिर्फ क्या करा जा रहा है कि मौत किसी भी कारण से हो, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम से हो, चाहे किसी जुकाम खांसी से हो, डॉक्टरों को इंसेंटिव देकर उन मौतों को कोरोना से हुई मौतें बताया जा रहा है, ताकि आपको संभावित वैक्सीन का उपभोक्ता के रूप में तैयार किया जाए। अगर आप चाहते हो पूरा खेल समझना, तो ये YouTube पे, Facebook पे पार्ट 1 देखिए, 35 मिनट की वीडियो है, मैंने पूरी कोरोना की पिक्चर समझाई है। ये पार्ट 2 देखिए, मैंने पूरी अमेरिका का खेल समझाया है, कैसे अमेरिका ने पूरे विश्व पे राज करने के लिए दवाइयों का खेल खेला। और पार्ट 3 में कैसे षड्यंत्र के तहत आयुर्वेद को भारत में पिछड़ापन घोषित करके राज किया गया। पार्ट 4 में देखिए कैसे वेंटिलेटर से मौतें हो रही हैं। ये पार्ट 5 में आपको पता लगेगा विटामिन डी से कैसे हम अपना इलाज कर सकते हैं। पार्ट 6 में देखिए मौतें क्यों हो रही हैं पूरे विश्व में, ये पार्ट 6 समझाएगा आपको। पार्ट 7 में मैं आपको पूरा अंग्रेजों का षड्यंत्र समझाऊंगा कि किस तरह अंग्रेजों ने षड्यंत्र के तहत आयुर्वेद को पीछे कर दिया और अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को और अंग्रेजी दवाइयों को हमारे दिमाग में घुसा दिया। पार्ट 8 में देखिए कि कैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव की वजह से आपकी मौतें हो रही हैं। ये पार्ट्स मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बढ़ा रहा हूं। तो हमारे चैनल आचार्य मनीष यूट्यूब चैनल और आचार्य मनीष फेसबुक पेज पर ये सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। कुछ वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं,
तो हमने उनको दोबारा से एडिट करके दोबारा से डाल दिया है आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आप भी पूरा कोरोना का ये खेल समझ सके। जैसे भाई राजीव दीक्षित ने पूरा विश्व में हथियारों का खेल समझाया है, उसी तरीके मैंने पूरा दवाओं का, एलोपैथी का, वैक्सीन का पूरा खेल समझाया है। और इसके बाद पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11 बना रहा हूं, जिसमें वैक्सीनेशन का खेल खोल रहा हूं और भी कई बड़े खुलासे कर रहा हूं। ये सब मैं अपने भारतीयों को जागृत करने के लिए, जगाने के लिए कर रहा हूं कि हम सब मिलकर इस देश से उस मानसिकता को खत्म कर पाए जो आज भी हमें अंग्रेजी और अंग्रेजी बोलने वालों का गुलाम बनाती है। और भाई राजीव दीक्षित के समर्थकों को मैं स्पेशल धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने पिछले कुछ दिन से हमारी खूब मदद करी, आयुर्वेद की मदद करी, हमारी वीडियोस को वायरल किया और वीडियोस को लाखों लोगों तक पहुंचाया। हमारी एक एक वीडियो एक एक दिन में 2-2, 4-4 लाख लोग देख लेते हैं। सब भाई राजीव दीक्षित के समर्थकों की वजह से और हर उस देशभक्त की वजह से जो देश को प्यार करता है और इस खेल को, कोरोना के खेल को सामने लाना चाहता है। तो अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी तो इसको पूरे भारत में फैलाएं और हर व्यक्ति को इस कोरोना का, वायरस का सच बताएं।